नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। अभी मैं संथाल परगना में थी, मतलब झारखंड का संथाल परगना, जहाँ पे मैंने आपको आदिवासियों का हाल दिखाया। अब मेरी मौजूदगी रांची में है और जब मैंने अपने ट्विटर हैंडल से लोगों के बीच रखा कि मैं रांची आ रही हूँ तो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे क्या उठाना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोगों ने कहा कि आप यहाँ पर जाइए और यहाँ के बच्चों की बात उठाइए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा आया है, एक ही पेपर 2 बार लीक हो गया। और मैंने जब मेरे आसपास आप देख रहे होंगे तो ये टीचर्स बैठे हुए हैं जो बच्चों की न्याय की लड़ाई में अपना, आप कहें तो, योगदान दे रहे हैं। कोर्ट में लड़ाई भी लड़ रहे हैं और काफ़ी सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो लड़ रहे हैं। मैं इनसे बात करके आपको सारी बातें आज समझाऊंगी, लेकिन एक बात बहुत दिलचस्प लगी जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ कि जब हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी तब उन्होंने लोगों के बीच ये बात रखी कि जब मेरी सरकार आएगी, मैं 19 वाले इलेक्शन की बात कर रही हूँ, विधानसभा की, तो उन्होंने कहा जब मेरी सरकार आएगी तो मैं पहले वर्ष 5 लाख नौकरी दूंगा। मतलब पूरे 5 साल में कितने हो गए? 25 लाख नौकरियों का वादा उन्होंने अपनी जनता से किया, जिसकी वजह से रघुबर दास की जो गवर्नमेंट है उसको लोगों ने नापसंद किया। फिर हेमंत सोरेन को सत्ता पर काबिज करा और लोगों ने, फिर बच्चों ने कहा कि अब तो हमें नौकरी मिलने वाली है। मिली कितनी नौकरी? केवल मात्र 15,000। तो ये हमारे देश के नेताओं की सच्चाई है। मैं अपनी बातों पर अब विराम लगाती हूँ और सीधा मैं आपको यहाँ के टीचर से जुड़ाती हूँ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रकाश कुमार है जी। आपने अपने हाथों में क्या ले रखा है? ये मैं रखा हूँ जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें लगभग 50 से ज़्यादा सवाल किसी पिछले एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट है। अच्छा, मतलब जो एसएससी जो सेंट्रल के तौर पर कराया जाता है ना, जिसमें पूरे प्रदेश के बच्चे जो होते हैं वो उसमें एग्ज़ाम देते हैं। 2022 के एसएससी के पेपर से कॉपी किया गया झारखंड के सीजीएल के पेपर के लिए, आप ये कह रहे हैं? 2022 के एसएससी के पेपर से मैथ का क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है जी। और 2019 के एसएससी के क्वेश्चन से रीजनिंग का पेपर जो है पूरी तरह से कॉपी पेस्ट है, हूबहू, बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल। कितना क्वेश्चन? लगभग अभी तक हम लोगों ने जो रिसर्च किया है, लगभग 70 सवाल जो हैं इस टाइप के अलग अलग सब्जेक्ट के रिपीटेड हैं। कारण क्या होता है? अब ये तो मुझे लग रहा है कि एक पेपर लीक का एक अलग तरीका निकाला गया है। अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के ऐसा किया गया है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। शायद ऐसा भी हुआ होगा कि उन लोगों को बोल दिया गया होगा कि आप पढ़ लेना इस क्वेश्चन पेपर को जो एसएससी सीजीएल 2022 में आया है, उसके आंसर को रट के आ जाना। हो सकता है ये पेपर लीक करने का एक अलग तरीका इन लोगों ने अपनाया है कि मतलब सीधा फ़ोन आ गया कि आप जो है इस पेपर को पढ़ लीजिए और वो पेपर हूबहू आएगा, और वही पेपर आया तो उसके बाद। लेकिन अगर अच्छा, जिन्होंने ये किया तो जैसे पेपर लीक हुआ तो उनको तो घाटा हो गया फिर, कि नहीं? बिल्कुल, पेपर लीक हुआ, जैसे इंटरनेट बंद था। हाँ। इन लोगों ने साजिशन इंटरनेट को बंद किया था ताकि ये खबरें ना फैले। अच्छा। और लेकिन इसके पीछे तो सरकार कहती है कि हम पेपर लीक ना हो, इस वजह से हम इसको पुख्ता करने के लिए एक सरकार की तरफ से कड़ा एक्शन है। बिल्कुल, सरकार ऐसा कहती है, मगर इंटरनेट बंद होने के बावजूद भी अगर पेपर लीक हो गया तो हम इस सरकार की इस बात को कैसे माने कि वो इंटरनेट बंद जो किए थे वो पेपर को ना लीक हो इसके लिए किए थे? पेपर तो लीक है, उसके एविडेंस हमारे पास है। हम लोगों ने कोर्ट में केस भी किया है, हम लोग एविडेंस कोर्ट को देने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये पुख्ता प्रमाण है कि परीक्षा होने से पहले उसके आंसर की जो है वो छात्रों के पास पहुंच चुके थे। ठीक है। अच्छा, अभी आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम राजेश प्रसाद हुआ। राजेश प्रसाद। आप भी इसी कोचिंग में पढ़ाते हैं? जी जी, मैं भी इसी कोचिंग में पढ़ाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं समझना चाहती हूँ, जैसे जेएससी सीजीएल जो है उसका क्या रेट अभी मार्केट में चल रहा है? अगर आप नौकरी का रेट, मतलब किसी कारण से तो करते होंगे, क्या रेट अभी मतलब क्या चल रहा है? मैम, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि झारखंड के हर एक इलाके में आप भ्रमण कर रहे हैं। जो पिछड़े इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं,
उन सभी इलाके में आप भ्रमण किया और जो सही मुद्दे थे, जो सही प्रॉब्लम था, उसको आपने दिखाया। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया राजेश जी, बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपकी तारीफ़ करता है। मुझे तो खासकर तारीफ़ बहुत पसंद आती है जी। अब थोड़ा सा मुद्दे पर आएंगे, वरना लोग कहेंगे देखो अपना बखान कराने के लिए ये लोगों के पास चली गई इंटरव्यू करने के लिए। देखिए मैम, सीजीएल के जो मुद्दा है पूरा झारखंड में, इस सीजीएल के परीक्षा से हर कोई अभी त्रस्त है, विशेषता विद्यार्थी जी। और आपने कहा कि कितना रेट चल रहा है, तो जो मीडिया में भी ये खबरें चली है, बहुत लोग बताया भी है, और मेरे को जहाँ तक पता है कि एक सीट के लिए 35 लाख का डिमांड किया गया है, जिसमें से 30 लाख जो मतलब सरकार के लोग के पास जा रहा है और 5 लाख जो दलाल है उसके पास जा रहा है। एक नौकरी का 35 लाख रुपए? 35 लाख रुपया। और बच्चा डीएसपी बनेगा, उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा एएसओ सचिवालय में। सचिवालय में बच्चा जाएगा तो एएसओ बनेगा। उसकी तनख्वाह कितनी होगी? 50 के करीब होगी तनख्वाह। 50,000 के करीब। तो मतलब उस नौकरी के लिए अभी सबसे ज़्यादा रेट वाला कौन सा नौकरी चल रहा है? अभी यहाँ पर जेपीएससी चल रहा है। उसका कितना रेट है? वो 1 करोड़ प्लस है उसका रेट। 1 करोड़ प्लस? डीएसपी का 1 करोड़ प्लस है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, इस चीज़ का मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन इतना हर जगह हल्ला है। 1 करोड़ का? तो एक गरीब परिवार कहाँ से लाएगा 1 करोड़? जाता भी है गरीब परिवार? गरीब परिवार को नौकरी कहाँ हो रहा है? सब यहाँ पर गरीब परिवार जो है, विद्यार्थी अपना जवानी बर्बाद कर दे रहा है। सारा पैसा माँ पिताजी खेती बाड़ी करके, किसान धंधा करके, छोटा छोटा पैसा जमा करके महीना बेचते हैं, और वो पैसा बस सिर्फ यहाँ पर जीवन जीने में गुजर जा रहा है। अच्छा, जैसे आप लोग यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और मैंने सुना है कि रांची का बड़ा प्रसिद्ध आपका कोचिंग है, तो यहाँ पर जब आपके पास बच्चे आते हैं पढ़ने, तो क्या उनके पास वो कॉन्फिडेंस रहता है कि जी अब तो सरकारी नौकरी पढ़ने आ रहा हूँ, मतलब तैयारी करने आ रहा हूँ, अब मैं सरकारी नौकरी लेके जाऊँगा? क्योंकि पिछली बार हेमंत सोरेन ने, आज के मैं 5 साल पहले की आपकी मैं याददाश्त को टटोलना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि क्या उनका कॉन्फिडेंस था उन बच्चों का जब सरकार ने कहा आते ही 5 लाख नौकरी देंगे? क्या कॉन्फिडेंस था? पूरा कॉन्फिडेंस था। हम लोग एक गठबंधन सरकार का विशेषता जेएमएम का नारा था कि लोकल पार्टी रहेगा, हम लोग स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी देंगे, स्थानीय युवाओं को रोजगार में लाएंगे। तो इससे हर एक युवा खुश था। और जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देंगे, तो इस बात से भी सारे युवा खुश थे। लेकिन अभी जिस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर स्थितियाँ कैसी है स्टूडेंट का, कि ये वो विश्वास है, कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल विश्वास नहीं है। क्या है माहौल? अधिकतर स्टूडेंट जो है हर समय जो फ़ोन करके भी बोल रहे हैं कि सर पढ़ाई करना अब हमारे लिए सही है कि कोई दूसरा विकल्प हम लोग ढूंढें। इस प्रकार से फ़ोन आ रहा है, इस प्रकार से निराश होकर के वो कह रहे हैं। और सीजीएल का जब पेपर लीक हुआ तो कई विद्यार्थियों ने फ़ोन करके इतना रोया है मैम, इतना रोया है कि आप शायद आप सुनते इस चीज़ को तो आपको ये लगता है कि जो इस करतूत में शामिल है उनको कितना पाप लगने वाला है, बहुत पाप लगेगा उनको। तो इन 5 सालों में मैं समझना चाहती हूँ और कोई ये ना समझे, आप मुझे पहले तो एक बात बताइए, जैसे आप लोगों के बारे में भी एक बात बड़ी मतलब सोशल मीडिया पे जेएमएम का आप मुझे अभी कुछ ट्वीट्स भी दिखा रहे थे कि जिसमें आपको बताया गया कि कोचिंग गैंग आप लोगों को बता करके बोला गया कि भाजपा के आप कहीं ना कहीं स्पोक्स पर्सन की तरह उनके इस चुनाव में आप उनके तरफ से काम कर रहे हैं। तो आप मुझे और मेरे दर्शकों को ये स्पष्ट करिए कि आप जो है भाजपा के स्पोक्स पर्सन नहीं हैं, आप जो यहाँ पर बच्चे जिनका भविष्य आपके हाथों में है उनके आप स्पोक्स पर्सन हैं, कैसे बताएंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि जब 2019 में जब यहाँ रघुवर दास की सरकार थी, हमारे फेसबुक पोस्ट लोग देख सकते हैं, हम लोग अंतिम समय में लास्ट के 1.5-2 वर्षों में हम लोग रघुवर सरकार का भी उसी प्रकार विरोध किए थे जिस प्रकार आज हेमंत सरकार का कर रहे हैं। तो ये कहना कि हम लोग भाजपा के एजेंट हैं या फिर कोचिंग गैंग हैं, ये उसी बात से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सरकार जब गलत करती है तो उसके खिलाफ तो आवाज़ तो उठाना ही चाहिए ना, और जब आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है। अभी जेएसएससी सीजीएल प्रकरण में क्या हुआ है कि हम लोग जब आवाज़ उठाए, हम लोग आंदोलन किए जिसमें 40 से 50 हज़ार छात्र आए थे, और उस आंदोलन में बिना कोई हिंसा भी नहीं हुआ, और ये लोग ज़बरदस्ती का हिंसा कह के हम लोग के ऊपर 17 लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिए। तो ये लोग डराने के लिए इस तरह करते हैं, और ये बीजेपी का गैंग बताना, कोचिंग गैंग बताना, इनका सिर्फ यही मंशा है कि जो पेपर लीक का जो मुद्दा है उससे बच्चों को डाइवर्ट कर दें और ये साबित कर दें कि ये लोग बीजेपी का गैंग है, बीजेपी के एजेंट हैं, तो स्टूडेंट अपने आप इन पे विश्वास करना छोड़ देंगे। पूरा प्रकरण यही है।
हम लोग पे बच्चे विश्वास करते हैं, हम लोग वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लाखों बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और बच्चे विश्वास करते हैं हमारी बातों पे। हम लोग उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकते। हमारा एक ही मसला है कि परीक्षा में अगर गड़बड़ी हुई है, अगर सरकार हमारी बातें सुनती, संवेदनशीलता के साथ सुनती, तो हम लोग विपक्ष के पास क्यों जाते? सुन नहीं रही है सरकार आपकी? बिल्कुल नहीं सुन रही है। वो भाड़े के टटुओं को बुला करके अपनी वाहवाही करवाते हैं, परीक्षा को बहुत अच्छे तरह से आपने लिया है, धन्यवाद करवाते हैं। और जो एक्चुअल छात्र हैं, जो लाखों में हैं, वो अगर मिलना चाहते हैं मुख्यमंत्री से तो उनसे मिलते नहीं हैं, हमारी बातें सुनते नहीं हैं। तो जब एक लोकतंत्र में जब सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी तो हम लोग किसके पास जाएंगे? हम मीडिया के पास आएंगे, हम विपक्ष के पास जाएंगे, हमारे पास सारे ऑप्शन खुला है। और इसलिए हम लोग पहले राज्यपाल के पास गए, राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपे, उसके बाद हम लोग मीडिया को भी सारी बातें बताए। हम लोग समय रहते जेएसएससी को भी सारे एविडेंस दिए हैं कि पेपर लीक के एविडेंस हमारे पास है, आप इस एविडेंस की प्रॉपर जांच करवाइए। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई। उस जांच कमेटी में वही लोग थे जो जेएसएससी के मेंबर हैं। मैं ये कौन-कौन है जेएसएससी के? जेएसएससी के मेंबर वहाँ के सेक्रेटरी हैं, सुधीर गुप्ता हैं, अरविंद लाल हैं जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और जो वहाँ के और भी मेंबर हैं, वो सारे लोग मिलकर एक कमेटी बना। वो सरकार के साथ किसी तरीके से जुड़े हुए हैं? जेएसएससी सरकार की बॉडी है। जेएसएससी जो है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, वो सरकार के अधीन आती है, उनकी नियुक्ति वहीं से होती है, सरकार के द्वारा होती है। तो जो परीक्षा लेने वाला जो आयोग है वही परीक्षा की निष्पक्ष जांच करे, ये कैसे कह सकते हैं? अगर दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को दे दिया जाए तो वो बिल्ली कैसे दूध की रखवाली करेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से। अगर इन लोगों को निष्पक्ष जांच करवाना ही था तो किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाते तो हम लोगों को भरोसा हो जाता उन पर, उनकी मंशा पर। मगर पहले दिन से उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही परीक्षा जनवरी में भी लीक हुई थी, उस पर भी एफआईआर हुआ है, केस हुआ है। आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई, कौन लोग इन्वॉल्व थे, कुछ भी सामने नहीं है। अगर इनकी मंशा साफ होती तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होती ताकि दोबारा से ये प्रकरण ना दोहराया जाए। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जनवरी का जो पेपर लीक का कांड हुआ है उसके बाद न एजेंसी पर कार्रवाई हुई है, ना कोई कई बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व थे। कई सारी खबरें आई कि बड़े लोग इन्वॉल्व थे, अधिकारी इन्वॉल्व थे, मगर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो हम लोग कैसे भरोसा कर लें कि वो जांच खुद ही करेंगे और हम लोग को न्याय दे देंगे? इसीलिए हम लोगों ने स्पष्ट रास्ता अपनाया कि हम लोग विपक्ष के पास सारे मुद्दों को रखे हैं। साथ ही साथ हमारा PIL फाइल हुआ है आज 22 तारीख को, जब ये वीडियो बन रहा है 22 तारीख को हमारा सुनवाई था हाई कोर्ट में। और आज मैं हाई कोर्ट का अपडेट भी बता देना चाहूँगा कि हमारे जो केस हैं, जो हमारा PIL है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो एस्टैब्लिश हो चुका है। और जो व्यूअर्स हैं, जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बता दूं कि आज जो माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, उन्होंने जेएसएससी को और सरकार को नोटिस भी किया है कि जो एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए हैं उस एलिगेशन का आप अगली जो डेट है 3 दिसंबर की डेट दी गई है, उसमें आप जवाब दें। अच्छा बोलिए क्या? आज इनके पास कोई जवाब नहीं था। आज जब हमारे एडवोकेट जब सारी बातों को रखे, हमारे पॉइंट्स सारे रखे, जिसमें एक पॉइंट ये भी था कि राजेश प्रसाद नाम के एक शिक्षक ने ऑनलाइन एफआईआर किया है। हाँ। एक रूल है 2023 में, ये रूल आया है कि अगर आप थाना में अगर आपका कोई एफआईआर नहीं लेता है तो आप ऑनलाइन भी एफआईआर कर सकते हैं जी। और उसके बाद आप थाने से जाके उसकी रिसीविंग ले सकते हैं। मगर जब हम लोग ऑनलाइन एफआईआर किए और सदर थाने में जब हम लोग गए उसकी रिसीविंग मांगने, तो कोई भी सब इंस्पेक्टर जो है इस सरकार के खिलाफ चूँकि केस था, हाँ। वो रिसीविंग देने के लिए तैयार नहीं हुए। वो भी एक कानून का उल्लंघन किए हैं। ये पॉइंट भी हम लोगों के जो वकील हैं वो न्यायालय में रखे हैं। तो सरकार के वकील क्या बोले? सरकार के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब था कि ये जो है कोचिंग वाले जो हैं वो एक फेक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, बस एक ही जवाब था। मगर उसका कोई प्रमाण नहीं था उनके पास।
बस मौखिक जवाब था। चलिए, ये तो मुद्दा मतलब अभी, क्योंकि आप झारखंड में अगर घूमेंगे, छात्र से बात करेंगे तो आपको ये मुद्दा सुनाई देगा। लेकिन दिलचस्प होगा ये जानना कि जब मैं 2024 का इलेक्शन कवर कर रही थी लोकसभा का, तो बहुत ज़्यादा ये रोजगार मुद्दा मुझे बहुत प्रबल तौर पर विपक्ष के तरफ से मुझे उठता हुआ दिखा। और मुझे ये लगा कि भैया जहाँ पर विपक्ष की सरकार है वहाँ पर तो ये मुद्दा अच्छा होना चाहिए, बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। तो मैं, सर आप भी पढ़ाते हैं यहाँ पर बच्चों को, तो कितनी नौकरियां, मैंने जैसे कहा शुरुआत में 15,000 नौकरियां मिली हैं, वो कौन सी नौकरियां थी? और 5 साल में क्या कभी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ? जब से सरकार आई है हेमंत सोरेन की सरकार, कभी कोई नौकरी हुई? अभी क्योंकि आप ही लोगों में से कोई मुझे बता रहा था कि जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने तब कोई एग्ज़ाम हुआ था। पूरा प्रकरण अगर आप मुझे बताएं। नहीं, देखिए, एग्ज़ाम नहीं हुआ, ज़ीरो तो कुछ होता नहीं है। कुछ एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कौन से? जैसे कि पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं, जेपीएससी के एग्ज़ाम हुए, लेकिन जेपीएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं वह पूर्व सरकार के द्वारा भी उसका प्रोसेस कर दिया गया था। तो कुछ एग्ज़ाम हुए हैं, लेकिन हमारा जो मानना है कि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। इसीलिए हमारा सवाल उठता है कि किसी भी एग्ज़ाम में बिना विवाद का आप आगे नहीं बढ़ पाए। क्योंकि पीजीटी का बात है तो पीजीटी में आप देखेंगे कि पूरे एक सेंटर के छात्र पास हो जाते हैं। अच्छा, ये कौन सा क्या था? ये एक छात्र बोकारो के छात्र थे। बोकारो का एक सेंटर है, वहाँ के पूरे एक कक्षा के जो हैं वहाँ के टोटल छात्र पास हो जाते हैं। तो इन सबों को देख करके लगता है कि इसमें बड़ी मात्रा में धांधलियाँ हुई हैं। ठीक है, तो ये सब हमारी शंकाएं, इसलिए लगता है कि जो भी जॉब अगर मिला भी है, और जॉब जो बात आप कर रहे हैं कि जॉब मिला या नहीं मिला, तो पूरे 4 साल सूखा रहा, एक भी नौकरी नहीं, लगभग समझ के चलिए कि ज़ीरो, लगभग ज़ीरो। और 2023 के अंत से लेकर के आपके 2024 का जो लास्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा अंधाधुंध जॉब लाने का प्रयास किया गया। और आप जो चंपई सोरेन की बात की, हमारे चंपई सोरेन ने कोशिश किया कि जितना समय हमारे पास बच गया है कम से कम उसमें फेयर तरीके से हम एग्ज़ाम ले लें, इसलिए उन्होंने कैलेंडर भी जारी किया। और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग उन्होंने एग्ज़ाम भी लिया, ऐसा नहीं कि नहीं लिया, एग्ज़ाम भी लिया। और बीच में जो हमारा जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ कि अब रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। परंतु जो हमें सुनने में आया, जो हमें जानकारी है, जुलाई में ही आपका रिजल्ट तैयार है। अच्छा, जुलाई के आसपास मिड जुलाई में रिजल्ट जारी है। परंतु अब तक इतना समय गुजर गया और उन्होंने रिजल्ट पर काम नहीं किया, जारी नहीं किया। कारण क्या समझते हैं? कारण क्या है? आप लोगों को कारण भी तो पता चला होगा। रिजल्ट नहीं जारी होने का जो कारण सामने आया वो है कुछ मेंबर इसमें सहमत नहीं है, रिजल्ट के पक्ष में सहमत नहीं है। और जो जेपीएससी की जो अध्यक्ष रही नीलिमा जी, उन्होंने कहा कि आप लोग का किस्मत में यदि होगा जेपीएससी में अधिकारी बनना तो आप लोग बनेंगे, अदरवाइज़ नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ भी मामला किस्मत पर चल रहा है। किस्मत पर, केवल किस्मत पर। झारखंड में कुल मिलाकर के जितनी नौकरियां हैं वो केवल किस्मत पर ही है। यदि 2-4 सीट बचता है बेचने के बाद तो जिनका किस्मत बेहतर होगा वो उसी का होगा। अच्छा, आप लोग इतना खुल करके मतलब कैमरे के सामने रख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि पहली बार आप लोग कैमरे के सामने बात रखें, तो आप लोगों पर कोई थ्रेट कॉल या फिर किसी तरीके का कोई आप लोगों को उस तरीके से ऐसा नहीं आता? आप लोगों को डर नहीं लगता? बाल बच्चा तो आप लोगों का भी होगा। खुलकर बातें रखने को इन लोगों ने मजबूर किया है। पिछले 4 साल हम लोग शांत थे, अपना काम कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, मगर इन लोगों ने इतना हद पार कर दिया, इतनी लिमिट क्रॉस इन लोगों ने कर दिया कि अब हम लोग को खुल के बोलना पड़ रहा है। और रही बात डर की, तो जब हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम लोग सच्चाई के साथ हैं, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं और हमें डर भी नहीं लगता। अगर हमें डर लगता तो हम लोग सरकार के अगेंस्ट कोर्ट में केस नहीं करते। हमें डर लगता तो हम लोग लगातार सोशल मीडिया में इस बात को उठा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं। और थ्रेट तो किया जा रहा है। हमारे ट्विटर हैंडल को देखिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, 1000-2000 लोगों को, आईटी सेल वालों को हमारे अगेंस्ट लगा दिया गया है कि जितनी गालियां दे सको गाली दो। लेकिन मैं तो एक तरफ देखती हूँ, चलिए आप तो कह रहे हैं कि थ्रेट आपको होता है, लेकिन सच्चाई आपके साथ है तो इसलिए आप डरते नहीं हैं। लेकिन मैंने अभी देखा हेमंत सोरेन जी अभी नियुक्ति पत्र दे रहे थे एसएचओ की, शायद वो भर्ती का जो है वो सीएचओ की भर्ती का वो जो है नियुक्ति पत्र दे रहे थे। और जो लड़कियां वहाँ पर नर्स की शायद ये नौकरी होती है, तो उसमें वो लोग बड़े खुश थे कि चलो सरकार की तरफ से। तो बस ये लॉलीपॉप क्या है, ये पूरा सिस्टम क्या है? क्योंकि उत्पाद भर्ती भी मैं अभी देखती हूँ कि बच्चे अभी दौड़ते हैं, जिसमें मैंने कवरेज भी किया है कि जिसमें काफ़ी बच्चों की मौत भी हुई थी। तो ये पूरा खेल क्या है, मैं आप लोगों से समझना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि हेमंत सोरेन ने नियुक्ति नहीं दिया है, नियुक्ति उन्होंने दिया है।
कई सारी नियुक्ति प्रक्रियाएं हुई। कुछ नियुक्ति प्रक्रिया जिसमें बहुत बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट हुए, वो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि पंचायत सचिव की एक नियुक्ति हुई थी। अच्छा। वो नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पिछली सरकार में कंप्लीट हो चुकी थी। रघुबर दास रघुवर दास गवर्नमेंट की सरकार में कंप्लीट हो चुकी थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था, बस केवल मेरिट लिस्ट निकालना बाकी था। उन बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, उनके लाखों रुपए खर्च हुए। सुप्रीम कोर्ट से जब ये निर्देश आया कि इनको नियुक्ति देना है, तब जाकर के सरकार उनकी नियुक्ति देती है और बड़े बड़े बैनर लगाती है कि हमने नियुक्ति बांटा। एक और नियुक्ति उसी तरह की है हाई स्कूल टीचर की। हाई स्कूल टीचर की भी नियुक्ति प्रक्रिया पिछली सरकार की है, जिसमें 50% नियुक्ति हो गया था और सोनी कुमारी केस के कारण उस नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ा सा रोक लग गया था। जब ये सरकार आई तो भी वही हुआ, ये लोग सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़े और लड़ाई बच्चों की जीत हुई और उस नियुक्ति प्रक्रिया में भी ये लोग बहुत बड़े बड़े टेंट लगा करके, बहुत बड़ा नियुक्ति समारोह करके ये लोग नियुक्ति बांटे हैं। ये बड़ी बड़ी नियुक्तियां जो हुई है, 1000, 2000, 3000 इस टाइप में जो नियुक्तियां हुई है, ये पिछली सरकार की नियुक्तियां थी। इनकी सरकार में भी कुछ नियुक्तियां हुई है, जैसे पीजीटी की हुई है, जिसमें आप जब पीजीटी के छात्रों से मिलेंगे तो वो खुद ही बताएंगे कि पीजीटी में कितनी बड़ी धांधली हुई है। 100 नंबर के पेपर में नॉर्मलाइजेशन स्कोर 252 दिया गया है। 100 नंबर के पेपर में रिस्पॉन्स की में ऑप्शन डी ऑप्शन में जो चीज़ था उसको उठा के सी ऑप्शन में कर दिया गया ताकि उसका आंसर गलत हो जाए। इस तरह से एक ऑनलाइन एग्ज़ाम में एक अलग तरह का गेम हुआ है, पूरी सिस्टम को हैक करके गेम हुआ है। इस पर भी कोर्ट में केस चल रहा है। और पीजीटी टीचर का क्या रेट है अभी एक नौकरी का? ये मैं तो अपनी ओर से नहीं बोल सकता, मगर बच्चों के बीच में ये हल्ला है कि 15 से 20 लाख पीजीटी के लिए हुआ है सेटिंग। मतलब सरकार को कुछ पैसा तो चाहिए ना, अब जैसे एक चुनाव आ रहा है, खर्च करना होगा तो धनकोष होना चाहिए ताकि आप चुनाव में खर्च कर सकें। ये हमें सुनने में तो बहुत हंसी आ रही है कि चलिए कितना रेट है, लेकिन सोचिए उन बच्चों का क्या हाल होगा। मैं उनका भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, राजधन पर अपलोड करूँगी, जो रांची में रहकर पढ़ाई की तैयारी करते हैं, जो हज़ारीबाग जो यहाँ पर सेंटर माना जाता है बच्चों का, उनकी तैयारी कर उसकी पढ़ाई की तैयारी करते हैं और वो किस हालत में रहते हैं, उसका मुझे थोड़ा सा भाई साहब कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। नहीं, मैं छात्रों के बारे में क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो मैं छात्रों की दुर्दशा और उसकी शंका आशंका, उसका रुदन, ये थोड़ा व्यतीत करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ आपको। क्योंकि हम छात्र का एक टेस्ट वगैरह भी लेते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कुछ भी लेते हैं, और उसका हम लोग नंबर भी लेते हैं, ग्रुप वगैरह में जोड़ते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन वगैरह में हम लोग देखते हैं कि क्या बातें बच्चों के बीच में हो रही हैं, क्या नहीं हो रही है। वहाँ पे चूँकि हमारा भी नंबर होता है तो बच्चे कभी कभी पर्सनली मैसेज भी करते हैं। तो इतना विडम्बना है इस एग्ज़ाम का, कोई भी एग्ज़ाम हम ले लें, लेकिन विशेषकर हम सीजीएल की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सीजीएल का मैटर भी ज़्यादा आपका हाईलाइट है। तो बच्चे तो पहले ये मैसेज करते हैं कि क्या सर एग्ज़ाम हो पाएगा, तैयारी तो कर रहे हैं, एग्ज़ाम हो पाएगा, टेस्ट सीरीज तो ले लिए सर, पैसा तो खर्च हो गया, एग्ज़ाम हो पाएगा। और एग्ज़ाम करने के लिए भी आंदोलन भी करना पड़ता है क्योंकि आप जॉब बात किए थे 5 लाख पर ईयर का, और जॉब नहीं आ रहा है तो हमें आंदोलन करना पड़ रहा है कि हमें जॉब दो। उसमें भी पैसा खर्चा, उसमें भी खर्चा हो रहा है। एक यहाँ प्रोसेस हुआ, फिर बच्चे जब एग्ज़ाम दे करके निकलते ही हैं, निकलने के साथ ही पता चल जाता है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया, सॉरी क्वेश्चन लीक हो गया। अब बच्चों का मैसेज आना शुरू होता है, सर एग्ज़ाम रद्द होगा। पहले क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम होगा। सेकंड मैसेज क्या आता है, सर एग्ज़ाम रद्द होगा। तो ये सब जब देखते हैं ना, और वहाँ पर कई सारे बच्चे रोने का इमोजी, क्योंकि आजकल व्यतीत करने का तरीका इमोजी वगैरह ही है, तो ये सब जो देखते हैं ना तो हम लोग कमेंट कई बार पढ़ने का मन नहीं करता है क्योंकि खुद में वो रुदन आ जाता है, खुद में वो सब भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये विडम्बना है कि पहले तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए आप आंदोलन कीजिए या तो रिक्वेस्ट कीजिए, एग्ज़ाम हो गया फिर उसे कैंसिल करवाने के लिए आप आंदोलन कीजिए। अब देखिए हम लोग इतना बड़ा आंदोलन किए, जैसे कि सर ने बोला कि हमने ऐसा नहीं है कि तुरंत से विपक्ष का सहारा लिया, क्योंकि आज हमें क्या कहा जा रहा है, बीजेपी का गैंग। तो अगर अच्छे से इस आंदोलन को देखें, जड़ को देखें, तो हमने सबसे पहला कार्य क्या किया, एग्ज़ाम के 2 दिनों तक साक्ष्य को एकत्रित किया, क्योंकि छात्र हमारे यहाँ जुड़े हुए तो छात्रों का कॉल आना शुरू होता है कि हाँ सर लीकेज हो गया, कुछ प्रमाण हमारे पास है। कई छात्र डर से सामने नहीं आते। तो हमने सबसे पहला प्रोसेस क्या किया, हमारे बापू जी के सामने एक बापू वाटिका है, बापू वाटिका में हम लोग जमा हुए। वहाँ पे जो छात्र के पास साक्ष्य था, हमने उसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे पास आएँ और अपने साक्ष्य को हमें दिखाएं। तो उस साक्ष्य को दिखाने के बाद हमने मीडिया बंधुओं का सहारा लिया।
देखिए, पहला प्रोसेस हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से बढ़ने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि मैं तुरंत से हम बीजेपी के या तो विपक्ष के शरण में चले गए। तो पहले बापू वाटिका गए। बापू वाटिका में जा कर के हमने बहुत अच्छे से बैठक किया, बात किया, बहुत सारे साक्ष्य हमने देखे, साक्ष्यों की जांच की और हमें साक्ष्य अच्छे लगे, मजबूत लगे। और जब वहाँ कुछ बच्चे निकल करके आए, आप पहला वीडियो देखिएगा बापू वाटिका का, तो जब वहाँ बच्चे निकल के आए, 2 बच्चे उस दिन आए थे और अब मेरे पास 6+ 8+ हमारे पास साक्ष्य हो गए। तो आप सोचिए कि उसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो पहला वहाँ था 6+8+ नहीं, कहने का मतलब कि पहले 2 एविडेंस आए थे। अच्छा, तो जब बच्चे देखे कि 2 बच्चे आगे बढ़े हैं, तो और बच्चे पीछे से आए कि सर हमारे पास भी एविडेंस है, बशर्ते हमें सुरक्षा अगर प्रोवाइड करवा दिया जाता है तो मैं साक्ष्य देने के लिए आगे आता हूँ। तो हमारे जो लोग थे, दल के लोग थे, या तो जो छात्र के रूप में हम लोग आगे बढ़े थे, उन्होंने उनको संरक्षण दिया, पूरा खर्च उठाया। तो करीब ये पहला प्रोसेस था कि हमने क्या किया, बापू वाटिका में इकट्ठे हुए, वहाँ पे हुए। वहाँ पर भी हमने मीडिया के माध्यम से सरकार को और आयोग को कहा, रिक्वेस्ट किया कि देखिए साक्ष्य हमारे पास हैं, प्लीज़ आप मान जाएं और इस एग्ज़ाम को रद्द करें। इनसे बात नहीं बनी, इनसे बात। तो जो पेपर लीक हुआ उसके बाद एग्जाम रद्द नहीं हुआ, उसी को दोबारा पेपर हुआ है? जी जी, उसी का जैसे सीजन नहीं, पहला जनवरी में हुआ तो सो क्या, जनवरी का रद्द हो चुका है, उसी का एग्जाम आपका फिर कंडक्ट हुआ, 21 और 22 का हुआ। तो जो लीक हुआ, ये नहीं मान रहे हैं, ये मान नहीं रहे, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग इतना जिद पे अड़ गए हैं कि ये लोग एविडेंस देने के बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम लोग को कोर्ट जाना पड़ा ना। हम लोग कोर्ट क्यों गए? ये लोग खुद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। इन लोग का कहना है कि हमने परीक्षा बहुत अच्छे से लिया है, इंटरनेट बंद किया। मैं इंटरनेट बंद के बारे में भी बता देना चाहता हूँ कि इंटरनेट बंद जब 21 तारीख को जब एग्ज़ाम था, तो इंटरनेट जो बंद हुआ वो लगभग 8 बजे के आसपास हुआ। 8:30 से एग्ज़ाम था, उसके थोड़ा दिन 1 घंटा पहले इंटरनेट बंद हुआ। अगले दिन इंटरनेट जो है 2:30 बजे रात को बंद हो गया। अगले दिन भी एग्ज़ाम होने वाला था। मतलब कहीं ना कहीं इनको डाउट हो गया था कि पेपर लीक हो गया है, तो उसको और पहले मतलब 8:30 से एग्ज़ाम है तो 2 बजे रात को ही इंटरनेट इन लोगों ने बंद कर दिया। तो इंटरनेट बंद करने पर शुरुआत में तो हम लोग खुश थे कि चलो पेपर लीक नहीं होगा इस बार, मगर अब हमें पता चल रहा है कि इंटरनेट बंद करना भी इनका एक साजिश था। सभी लोग मिले हुए थे। और इसमें शायद सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार भी लगाई थी कि आप इस तरीके से कैसे कर सकते। हाई कोर्ट ने फटकार लगा, हाँ, कि आप इंटरनेट बंद बिना परमिशन के नहीं ले सकते, हाई कोर्ट से परमिशन लेना होगा। इस तरह की फटकार लगाई गई थी। सभी लोग प्रभावित जब हुए थे। अच्छा, कितने बच्चे मतलब इसमें पेपर में इन्वॉल्व? इस एग्ज़ाम को इनरोल करने वाले, रजिस्टर करने वाले बच्चे लगभग 6 लाख से ज़्यादा हैं। झारखंड के 6 लाख बच्चे? झारखंड के इसमें मैक्सिमम है, कुछ बाहर के भी स्टूडेंट हैं। और अपीयर होने वाले बच्चों की संख्या इस बार 50% के आसपास थी, क्योंकि ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। इतनी बार पेपर लीक की खबरें, इतनी बार कैलेंडर बढ़ने की खबरें आ चुकी है। लोग दिल्ली से आते हैं, बेंगलुरु से आते हैं, झारखंड के बच्चे एग्ज़ाम देने आते हैं, शाम तक पता चलता है पेपर लीक हो गया है, जैसा कि जनवरी में हुआ। तो एक ट्रस्ट भी ख़त्म हो गया। पहले ही से लोग मान के चलते हैं पता नहीं एग्ज़ाम प्रॉपर होगा कि फिर रद्द होगा, ये चीज़ें बैठ गई है, जिसके कारण से लगभग 50% बच्चे ही एग्ज़ाम में अपीयर हुए। उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि बहुत सारे दूसरे स्टेट के बच्चे भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरे थे और इंटरनेट बंद होने की वजह से वो अपने लोकेशन तक नहीं पहुंच पाए। ये भी एक वजह था कुछ संख्या कम होने का। अच्छा, तो इस वजह से बच्चे यहाँ पर मतलब 6 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। मतलब उन्होंने फॉर्म फिल किया था जिसमें से 50% ही बच्चे जो है वो अपीयर हुए थे। तो इस बार ये बच्चों के बीच में भी, क्योंकि सबके सब 18+ होंगे मेरे ख्याल से, तो ये इस बार विधानसभा में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है क्या? मतलब क्या है? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मुद्दा बन चुका है और इस बार बच्चे इसका रिप्लाई भी देने वाले हैं, उत्तर भी देने वाले हैं, और क्या होता है स्टूडेंट की पावर वो सरकार देखने वाली भी है। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि जो छात्रों के हित में हो वो पार्टी सरकार में आए। हाँ, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। झारखंड में सीजीएल हो, रोजगार का जो मुद्दा हो, सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये अभी जब तक इस क्षेत्र में कोई भी पार्टी आए काम नहीं करेगी, तब तक ये बड़ा मुद्दा बना रहेगा। क्योंकि आपको भी पता होगा भारत जो है एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला देश है, जनसंख्या लाभांश वाला देश है, युवाओं की संख्या ज़्यादा है। झारखंड में युवाओं की संख्या बहुत है और युवा अपना जवानी, अपना पढ़ाई सब बर्बाद कर रहे हैं नौकरी के पीछे, और नौकरी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, मुझे एक बात, जैसे ये 5 साल हेमंत सोरेन की सरकार का है, उससे पहले रघुबर दास जी की सरकार थी, तो उसमें क्या नौकरी मिली थी क्या? उसमें एग्जाम हुए थे क्या? उसमें ये पेपर लीक जैसा मुद्दा हुआ था क्या? उसमें क्या ये स्टूडेंट्स के आंदोलन हुए थे क्या? पेपर लीक का उसमें कोई आंदोलन नहीं हुआ था।
और कुछ नियमावली को लेकर के आंदोलन हुआ था। पेपर लीक से संबंधित कोई आंदोलन नहीं हुआ था रघुवर सरकार में। जो भी एग्ज़ाम हुए थे वो फेयर एंड फ्री एग्ज़ाम हुए थे, सारे एग्ज़ाम फ्री हुए। बस शिकायत बस इतना ही थी मैम, जो बताए भी आपको कि सिर्फ वो वैकेंसी कम आई थी। वैकेंसी कम आई थी, नौकरियां ज़्यादा नहीं थी। हाँ, नौकरियां ज़्यादा नहीं थी और उसी का फ़ायदा इन्होंने, इस सरकार ने उठाया कि हम 5 लाख देंगे प्रत्येक साल। और इस तो पिछली बार कितनी नौकरियां मिली थी? हम लोगों ने आंकड़ा निकाला है, पिछली सरकार में लगभग 1,30,000 के आसपास नौकरियां दी गई थी। मगर अंतिम के, मैंने बोला अंतिम के 1.5 सालों में नियोजन नीति का जो मसला था, जो कोर्ट में केस हुआ था, उसकी वजह से अंतिम के सालों में नौकरियां नहीं दी गई थी, जिस वजह से रोष था स्टूडेंट के अंदर। लेकिन भारी पड़ा बीजेपी, वही भारी पड़ा और स्टूडेंट अगेंस्ट हो गए। पूरे स्टूडेंट पिछले बार हेमंत सोरेन के साथ थे। बिल्कुल, ये स्टूडेंट पिछले बार हेमंत सोरेन के साथ थे। उनके हेमंत सोरेन के ट्वीट आप देखिएगा, 2019 का ट्वीट देखिएगा, ऐसे इमोशनल ट्वीट वो कर रहे हैं, उफ़ मेरे प्यारे बच्चों, इस सरकार ने आप लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है। मैं सरकार में आऊँगा तो पहले वर्ष 5 लाख नौकरियाँ दूँगा। नौकरी नहीं दे पाया जल्दी तो जो ग्रेजुएट हैं उनको 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दूंगा जब तक नौकरी नहीं दे पाया। इस तरह के ट्वीट और इस तरह के भाषण हेमंत सोरेन देते थे चुनाव से पहले। तो फिर आप लोगों को हंसी नहीं आती जब, मतलब चूँकि यहाँ पर मैं रोज़गार बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेंट्रल में पिछले 10 सालों से 15वां साल चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी का, तो राहुल गांधी जी बहुत वोकल रहते हैं रोज़गार के लिए, तो आप लोगों को हंसी आती है क्योंकि उनके अलायंस में यहाँ पर सरकार है? हंसी आती है? हंसी नहीं आती मैम, बहुत दर्द होता है, छात्रों के लिए बहुत दर्द होता है। जब उनकी बातें सुनता हूँ, जब उनके कॉल्स आते हैं, जब इमोशन हमारे साथ शेयर करते हैं, तो जो छात्र दर्द महसूस कर सकते हैं वो दर्द हम लोग भी महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक समय वैसे ही परिवार से आए हैं। हम लोग कोई बड़े परिवार से नहीं आए हैं, हम लोग भी इसी तरह संघर्ष करके कई सारे, आप देखेंगे जो आज शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं कोचिंग, इसी स्थितियों के कारण वो आज शिक्षक हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, नौकरियों की अपॉर्चुनिटी नहीं आती, वो पढ़ते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छे लेवल तक तैयारी करते हैं, मगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने की वजह से उनका एज ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो शिक्षक बन जाते हैं। उसी के साथ भी ऐसा हुआ था? बिल्कुल, हम लोग भी उसी के उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि हम नौकरी ले नहीं सकते थे, नौकरी लेने की एबिलिटी हमारे अंदर थी, मगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला उतना जितना मिलना चाहिए था। आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हमारे बच्चे पिछले 7 JPSC में हमारे कई सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इतना दयनीय स्थिति रोज़गार को लेकर इन्होंने बना दिया है, और ये लोग को रोज़गार नहीं देना है तो स्पष्ट कह देते ना कि नहीं देंगे रोज़गार, बच्चे कुछ और रास्ता देख लेंगे, कुछ और रोज़गार के साधन देख लेंगे। कितने साल बच्चे अपने सरकारी नौकरी यहाँ पर झारखंड में बिता देते? कई ऐसे स्टूडेंट हैं मैम जो 10 साल 12 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके उम्र ख़त्म हो चुके हैं, उनके बाल झड़ चुके हैं, उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है। मतलब रांची जैसे शहर में, हजारीबाग के जैसे शहर में वो लोग रह के तैयारी करते हैं, घर से वो लोग आलू लेके आते हैं, घर से चावल लेके आते हैं, और अपनी किसी तरह से वो जीवन बिताते हैं पढ़ाई के लिए, लाइब्रेरी में समय बिताते हैं। और जब इस तरह की स्थिति बनती है तो आप उनके दर्द को आप भी महसूस कर सकते हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ। ये मैंने टीचर से बात किया, अभी मैं आपको बच्चों का हाल भी दिखाऊंगी। रांची में मैं कुछ स्टूडेंट से बात करूँगी, हज़ारीबाग भी यहाँ से मैं जाऊँगी। मुझे तो बहुत दर्द होता है ये सुन के कि ये बच्चे जो हमारे देश का, एक कहिए तो आप ये कहिए कि एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे देश का। अगर हम नौजवानों की बात करें, उनका ये हाल मैं विपक्ष से बार बार सुनती हूँ। रोज़गार का मुद्दा उठाते हैं, जहाँ पर उनकी सरकारें हैं वहाँ पे रोज़गार वो कितना देते हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। इसी के साथ धन्यवाद। और भी मैं आपको इसी मुद्दे के ऊपर, स्टूडेंट रिलेटेड मुद्दे पर कवरेज करके दिखाऊंगी। धन्यवाद।